रिवाइज कर लें, क्या पढ़ा था? बड़ा ऑनलाइन सोर्स हुआ है। पेज नंबर 375 376 तक आ गया। याद है सर क्या पढ़े थे? कंफ्यूजन तो नहीं कल से रिलेटेड? रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, सॉरी रेजिडुअल वैल्यू का ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे। बता दें क्या ट्रीटमेंट है? इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेती अनलेस अभी थर्ड पार्टी कोई अमाउंट वर्थ कॉन्ट्रैक्ट की हो या फिर उसकी एक्टिव मार्केट रेजिडुअल वैल्यू हमेशा अपने जीरो लेनी है इंटेंजिबल एसेट की, सवाए इसके कि शुरू में ही किसी थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट हो जाए कि वो एंड में एसेट खरीद लेगा, या कोई एसेट की एक्टिव मार्केट हो और वो एक्टिव मार्केट, उस एक्टिव मार्केट के एंगल से रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल हो जाए, और ये भी एक्सपेक्टेड हो कि वो एक्टिव मार्केट उस वक्त भी एग्जिस्ट कर रही होगी जिस वक्त आपके एसेट की लाइफ एंड हो। ठीक है, ठीक है सर। देन सर एक पेज नंबर 376 के एंड में एक और कॉन्सेप्ट है, इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको समझने के लिए एक सेकंड नेक्स्ट पेज पहले एग्जांपल देखते हैं। इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेज नंबर 377 पहले। आम हालात में तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंपनीज अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट खुद ही करती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कुछ नहीं, नई प्रोडक्ट अगर बनानी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेजेस आती हैं। तो नॉर्मली जिन कंपनी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होती है अपना प्रोजेक्ट खुद चलाती है, लेकिन क्या इन प्रोसेस किसी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, किसी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस बीच में भी खरीदा जा सकता है? इसकी एग्जांपल देखें पहले। अ कंपनी बॉट incomplete research and development project from another company। मसलन कोई कंपनी ए, फर्स्ट कंपनी ए ने किसी कंपनी का क्या खरीदा? किसने स्टार्ट किया था? ए भी रख लेते ना। किसने स्टार्ट किया था? किसी एक ने स्टार्ट किया, किसी दूसरी ने उसे खरीद लिया, तो उसने क्यों बेच दिया? नहीं, रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे फिर तो शायद उसने भी ना खरीदा हो। उसने भी पहले देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ए और कंपनी बी है, प्रोजेक्ट है कंपनी बी का, तो शुरू उसने किया, लिखा ही हुआ है कि उसे खरीद लिया है, अभी रस्ते में, बल्कि इन प्रोसेस है, इनकम्प्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। कंपनी बी का प्रोजेक्ट फिर कंपनी ए ने फॉर एग्जांपल खरीद लिया। ठीक है, तो कंपनी बी ने क्यों बेचा होगा? कंपनी ए ने क्यों खरीदा होगा? कंपनी बी को हो सकता है लग रहा हो कि ऐसे कंप्लीट कर भी लेंगे तो उतना फायदा नहीं होना जितनी अच्छी ऑफर कंपनी ए ने करवा दी। उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी दोबारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करने की बजाय इन्होंने ठीक ठाक इस पे काम कर लिया है तो यहीं से खरीद लेते हैं, बाकी खर्चा अपना करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो किसने क्या सेल कर दिया किसको? ए ने क्या खरीदा? इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खरीदा। ठीक है सर, अब आगे चलने से पहले जरा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवाइज करना जरा। बी कंपनी ने जिसने बेचा उसने जब रिसर्च कॉस्ट इंकर की होगी
तो उसने उसे क्या किया होगा सर, और डेवलपमेंट कॉस्ट अगर क्राइटेरिया मीट हो गया होगा उसने इसे कैपिटलाइज किया, ठीक है। अब कंपनी ए के एंगल सोचें, कंपनी ए ने ये प्रोजेक्ट खरीदना है, तो कंपनी ए अब इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो पैसे देगी उसका वो क्या करेगी, कंपनी ए जो है इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अगर परचेज करने के लिए 4 लाख रुपए दे रही है, नीचे एक और लाइन जरा देखें, परचेज प्राइस हैज बीन एनालाइज्ड एज फॉलोज, 4 लाख रुपया दे रही है कंपनी ए, एक कंपनी जो खरीद रही है, तो 1 लाख रुपीस किसका दे रही है और 3 लाख रुपीस किसका दे रही है, टोटल कितना दे रही है। तो जिस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को परचेज अप किया उसने अपनी इनिशियल कॉस्ट को इररिस्पेक्टिव के वो रिसर्च के पैसे दे रही है या डेवलपमेंट के दे रही है, 4 लाख को इनिशियली एज एन एसेट कैपिटलाइज करेगी। इसकी क्या वजह है, आपका क्या ख्याल है। जिस अगर इसने प्रोजेक्ट खरीदा होगा उस वक्त इसे अगर प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे तो शायद इसने खरीदा होगा, तो इसके लिए 4 लाख एज इट इज एसेट होगा। बाद में अगर इसने कोई अपनी रिसर्च की तो वो एक्सपेंस आउट ही होगी, और अगर इसने कोई बाद में अपनी डेवलपमेंट की और क्राइटेरिया मीट ना हुआ तब भी एक्सपेंस आउट होगी, और अगर डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मीट हो गया तो फिर कैपिटलाइज करेगी। मींस अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर की जाएगी उसके लिए तो वही रूल्स हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, लेकिन अगर चलता चलाया इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खरीदा गया तो इनिशियल कॉस्ट 100% कैपिटलाइज हो जाएगी। इस कंपनी ने यकीनन ये ब्रेकअप प्रॉफिट लॉस में या कैपिटलाइज किया होगा जिसने बनाया होगा, लेकिन अगर किसी कंपनी ने इन प्रोसेस खरीदा तो परचेज प्राइस विल बी कैपिटलाइज्ड, future research will be expensed out, future development will also be expensed out if criteria is not met, and if the criteria is met in the development phase then onward expenses will be capitalized। डन है प्लीज। अब आए पिछला पेज पहले पढ़ने फिर एग्जांपल कंप्लीट करते हैं। In a process research and development, whereas many companies do their own research and development, it is possible for a company, मिल गया, it is possible for a company to buy another company's research and development if company buys, bracket underline करें, either separately or as part of a business combination means, हाँ जी, पेरेंट सब्सिडी। अब जरा इसको इस तरह जरा सोचें, फर्ज करें कुछ सब्सिडी ने किसी सब्सिडी ने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है सर, उसने एज पर IAS 38 रिसर्च का क्या किया होगा, डेवलपमेंट को कैपिटलाइज किया होगा अगर क्राइटेरिया मीट होगा, लेकिन अब अगर इस सब्सिडी को पेरेंट ने परचेज कर दिया तो पेरेंट जो अपनी परचेज कंसिडरेशन दे रहा होगा उसमें इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैसे भी शायद दे रहा होगा, अगर उसे प्रोबेबल होगा कि इससे मुझे बेनिफिट्स होंगे, तो किसके लिए किसका प्रोजेक्ट परचेज्ड हो जाएगा, पेरेंट के लिए सब्सिडी का इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट परचेज्ड हो जाएगा। तो अगर आपको कोई इसकी फेयर वैल्यू बताई गई हो, जिस तरह वो ब्रांड होता है फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको इसकी फेयर वैल्यू बताई गई हो कि इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कितने पैसे दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट होती है। क्या इसकी कोई कैरिंग अमाउंट आ सकती है किसकी बुक्स में, किसकी कैरिंग अमाउंट हो सकती है, अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी तो कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, और अगर कोई फेयर वैल्यू से डिफरेंट है तो उसी तरह रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट इस हम करते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आ जाना हमने, तो ब्रैकेट में दोबारा पढ़े जरा। हो सकता है कि पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप ना हो, किसी एक कंपनी ने सिर्फ प्रोजेक्ट एज इट इज ही खरीदा हो, और ये भी हो सकता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसी तरह एक्वायर हो गया हो जिस तरह ब्रांड्स एक्वायर होते हैं, ठीक है। ये आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर जी, मतलब पेरेंट ने अगर मोर देन 80% शेयर्स खरीदे हैं तो इसका मतलब क्या है, सॉरी मोर देन 50% शेयर, नेट एसेट्स खरीदे ना। अब नेट एसेट से मतलब क्या होता है, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज, तो ऑल एसेट्स में रिकॉग्नाइज्ड भी हो सकते हैं और समटाइम्स अनरिकॉग्नाइज्ड भी हो सकते हैं, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स
ऑल एसेट्स है, पूरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है। शेयर्स खरीदने का मतलब क्या होता है? क्या आप नेट एसेट्स खरीद रहे हैं? एक एक एसेट तो नहीं खरीद रहे, नेट एसेट्स, एसेट्स भी लायबिलिटीज भी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग। आते हैं ऐसे ऐसा खोलते हैं बात। इट इज पॉसिबल, फर्स्ट लाइन से बात शुरू करें। Whereas many companies do their own research and development, it is possible for a company to buy another company's research and development. If company buys, a bracket छोड़ दें, another company is in process research and development project, the fair value of the initial acquisition cost will be capitalized. Next page. The entire purchase price is capitalized regardless of the portion of the fair value that relates to, इसके एंगल से लिखा हुआ बायर के एंगल से, एंटायर परचेज प्राइस। इस तरह नीचे भी एग्जांपल में मैंने क्या फिगर दिखाई थे, हिम्मत कर लें सर, साथ साथ ये चीजें खत्म कर ले छोड़ छोड़। 4 लाख पूरा कैपिटलाइज। Any subsequent expenditure on this research, on this purchased in process research and development project will however be analyzed and recognized in the normal way. What is the normal way? Costs that relate to research must be expensed. Costs that relate to development must be expensed if recognition criteria are not met and capitalized if criteria is met. हाँ एग्जांपल कर फिर एक और करता हूँ। जी सर, पहले 4 लाख की गारंटी बता दो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टाइप चीज होगी मेरा ख्याल, इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर हम खरीद रहे हैं तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट। ठीक है सर। Subsequent expenditure have been incurred on this product as follows. Further research into possible markets was considered necessary. 2 लाख एंट्रीज बोलते रहे बस। Development incurred evenly throughout the year. All recognition criteria for the capitalization was met on 1st June. Calculator. Incurred evenly throughout the year. 31st December, 1st January. कितने महीने एक्सपेंस आउट सर? 5 माह। 2 लाख एक्सपेंस आउट, 2,80,000। 5 और 12 280,000, 2 lakhs में 2 लाख रिसर्च वाला, 2 लाख डेवलपमेंट वाला प्रॉफिट लॉस में और 2,80,000 रह जाएगा। एक कंपाउंड एंट्री बोल रहे हैं सब फिगर से। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट 2 लाख, डेवलपमेंट एक्सपेंस भी डेबिट 2 लाख and development asset work in process debit 2,80,000, cash or payable credit by 6,80,000. What will be the carrying amount after all these entries? नीचे पहले एंट्रीज चले फाइनल कर लो, एक मिनट नीचे एंट्रीज देखा मैं। 680। हाँ जी 680 कैसे? एंट्रीज मेरे ख्याल नीचे लिखी हुई तो नहीं, एंट्रीज देखने पर एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले एंट्रीज देख लें। 4 लाख की एंट्री ठीक है, फिर 2 लाख एक्सपेंस, 2 लाख फिर डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये दोनों अमाउंट्स प्रॉफिट लॉस में जा रही हैं। कैपिटलाइज कितनी हो रही है? 280। तो पहले कितना कैपिटलाइज हुआ? 4 लाख, फिर अब कितना और हुआ सर? तो व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट? अमोर्टाइजेशन जहन में क्यों नहीं अभी आएगी? लेकिन अगर कोई रिकवरेबल अमाउंट दी होती तो कैरिंग अमाउंट इज 680 टू बी कंपेयर्ड विद रिकवरेबल अमाउंट टू गेट द एनी इम्पेयरमेंट लॉस। 385 पेज निकालो। पेज नंबर 385। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। On 1st January 2012, Matchless Enterprises Limited acquired research data along with partially developed product design for a company from a company for rupees 2 million. Research cost के दिए हैं 0.5 million
डेवलपमेंट कॉस्ट के दिए हैं 1.5 मिलियन। किसका ब्रेकअप है? 2 मिलियन का ब्रेकअप। द प्रोडक्ट डिजाइन वाज हैंडेड ओवर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट on 1st November 2012. Subsequent to the acquisition, MEL incurred 0.7 million on research and 2.5 million on the development finalization of the product design. It is expected that this product design would provide economic benefits to the company for next 5 years. जनरल एंट्रीज करवाते हैं साल की रजिस्टर कर लें सर जी, लिख के कर लें सर। सर मुझे पता है आसान बात, लेकिन याद अभी करनी है सर। जनरल एंट्रीज फर्स्ट जनवरी 12। 1st November नहीं सर जी, 1 जनवरी 12 सर। पहले ऐसा प्रोजेक्ट खरीदे तो सही सर। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट, डेबिट, कैश और पेबल क्रेडिट बाय 2 मिलियन रुपीज इन मिलियंस। निकालिए, छोटी छोटी चीजें सही सीरियस ले लीजिएगा, अभी अचानक आपके सामने एक बड़ा सवाल आ रहा है। नेक्स्ट डेट सर, मतलब ये क्लियर है प्लीज आपके, किसका ब्रेकअप हमने नहीं करना? जो परचेज किया उसमें कोई एनालाइज नहीं करना कि कितना रिसर्च है, ये किसने करना था? नेक्स्ट को डेट बताएं, देख कर ठीक है, मतलब उससे पहले भी डेट्स आनी चाहिए, लेकिन वो शायद अवेलेबल नहीं है। नहीं सर, ना करें सर, जाने दें। 1 नवंबर को तो ये डिजाइन जो है प्रोडक्शन मैनेजर के हवाले कर दिए। सबसीक्वेंट टू द एक्विजिशन के बाद, परचेज के बाद फिर ये खर्चे हुए। 1 नवंबर को ये कहाँ चला गया डिजाइन? ये तो फिर शायद कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए चला गया। तो 1 जनवरी से लेके जो 1 नवंबर का टाइम पीरियड है सबसीक्वेंट टू द एक्विजिशन, उसमें शायद फर्दर हमारे खर्चे हुए हैं। ये ठीक है प्लीज बताएं, फाइनल करें, कंपाउंड एंट्री बोलो। अब हमारे पास डेट्स नहीं है, रिस्पेक्टिव करना चाहिए एग्जैक्टली डेट्स में। मैं 1 नवंबर पे ही कर रहा हूँ, मतलब कब से कब तक की शायद इकट्ठी एंट्री कर रहा हूँ। एक्विजिशन से 1 नवंबर तक जी। रिसर्च एक्सपेंस टैबलेट, 0.7 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, जब भी डेवलपमेंट वर्ड आएगा ना, तो हम बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लेंगे कि क्राइटेरिया मीट हो गया है, अनलेस ऑफ कोर्स हमें पता चल जाए कि उसमें भी क्राइटेरिया कुछ अर्से बाद ही मीट हुआ। ठीक है, ऐसे ही हुआ। 2.5 मिलियन को हमने सिंपली क्या समझा, डेवलपमेंट अगर हुई है तो इसे फिर कैपिटलाइज कर रहे हैं। डन है प्लीज सर, क्या अज्यूम करके क्राइटेरिया मीट हो गया होगा डेवलपमेंट फेज में, अनलेस हमें पता चले, जिस अभी पिछले एग्जांपल में था कि अगर मीट नहीं हुआ तो फिर जब तक क्राइटेरिया मीट नहीं हो 5 मंथ्स जो थे, इसमें फिर प्रॉफिट लॉस में ही जाना। तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेड? 3.2 मिलियन। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी भी इन प्रोसेस है। नेक्स्ट डेट है 31 दिसंबर 2000। मेरा ख्याल है पहले एक हेड बदल दें मेरा। हाँ जी, 1 नवंबर पे पहले हेड सही कर लें। अब ये वर्क इन प्रोसेस फाइनल हो गया शायद। तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट, ये ठीक है जी, समझ आ रहा है क्या करना? वो जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का हेड है वो शायद अब खत्म हो जाना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट कितने सब टोटल हो गया? 2 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन, 4.5 मिलियन। कितने का खरीदा, कितना और लगा दिया, और 2.5 मिलियन और कैपिटलाइज हो गया। ठीक हो गया। देन फाइनली अब कुछ और सोचें।
जी करें हिम्मत। 0.075 नहीं है। तो देखिए 4.5 4.5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम बेसिस है। कब से अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होनी है? अवेलेबल फॉर यूज यहाँ से कब से लग रहा है? नवंबर से। डबल एंट्री अमोर्टाइजेशन डेबिट accumulated amortization credit. Point 1.5 ठीक है सर। Yes. एनी कंफ्यूजन? वापस आने पेज 379 तो कितना ये बीच में कंसोलिडेशन है। पहले पेज नंबर 380 पे आ जाएगा एक बार विदाउट कंसोलिडेशन पहले बात करें। पेज नंबर 380 से पहले आ जाएगा। जर्नलिस्ट थोड़ा इकट्ठे हो गए। कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर है तो इनिशियली किस अमाउंट पे डेबिट होता है? ये तो बता दें यार क्या होगा। लेकिन जिस तरह बेटा IAS 16 में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के मॉडल्स हैं, कौन कौन से? उसी तरह 380 पेज पे दरम्यान से ऊपर थोड़ा उन्होंने लिखा होगा मेजरमेंट मॉडल्स। तो कुछ यहाँ से ऑनवर्ड्स उस तरह सिमिलर सी चीजें जैसा IAS 16 में। इंटेंजिबल एसेट भी इनिशियली हमेशा कॉस्ट पे ही डेबिट होगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली बैलेंस शीट डेट पे आप फिर फर्दर उसे मेजर करने के लिए कॉस्ट मॉडल भी अडॉप्ट कर सकते हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल भी अडॉप्ट कर सकते हैं। So there are how many models to measure subsequently intangible assets? पढ़ना शुरू कर देंगे। As with intangible assets covered in property plant equipment, there are two measurement models for intangible assets. Number one, cost model and number two, revaluation model. अगर cost model पे कोई intangible asset होगा तो आप simply क्या करेंगे? Cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses if इसमें सिर्फ एक चीज डिफरेंट है जो IAS 16 से हटके है जरा, तो बाकी सब कुछ एज इट इज पढ़ते जाए जरा। ये पहला ठीक है जी। Revaluation model, if intangible asset is measured under the revaluation model, it is shown at fair value at the date of revaluation less any subsequent accumulated amortization and any accumulated impairment losses. किसकी जगह क्या वर्ड आ गया? कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में कॉस्ट की जगह फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू फिर डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट करते हैं। सही कहते हैं सर। नेक्स्ट कहते हैं रिवैल्यूएशन मस्ट बी परफॉर्म्ड विद सफिशिएंट रेगुलरिटी। हर साल? हर साल सर। that the assets carrying amount doesn't differ significantly with the, जब भी कभी significant difference आ जाएगा between carrying amount and fair value तो revaluation कर लेनी है जिससे IAS 16 में करते हैं। ठीक है सर? Yes, sir. In revaluation model, if asset is to be revalued, all assets in the same class must be revalued. ऐसे ही है? Yes, sir. Yes, sir. IAS 16 के एंगल से अगर सोचें, अगर एक मशीन तो सारी बिल्डिंग्स, सारी मशीन्स, अगर बिल्डिंग सारी बिल्डिंग। एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे जाना, या सॉरी नेक्स्ट एक और इंटेंजिबल्स की क्लासेस कौन सी? हाँ जी जरा एक सेकंड जरा थोड़ा सा पढ़ के वापस आना। ऊपर पेज नंबर 383 के स्टार्ट में लिखा हुआ क्लास ऑफ एसेट्स। पहले जरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्लासेस से बोल दो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, फर्नीचर। वापस पेज नंबर 383। हेडिंग मिल गई नहीं प्लीज? The same model should be applied to all assets in the same class.
A class of intangible asset is a grouping of assets of similar nature and use in an entity's organization. For example, बोल दीजिएगा कहीं ब्रांड नेम है, मैथ हेड है, पब्लिशिंग टाइटल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, लाइसेंसेस हैं, कॉपीराइट्स हैं, रेसिपीज फॉर्मूलाज हैं, आखिरी बताएं क्या है जब भी कंप्लीट हो रहा है तो ये भी क्लास हो सकती है। तो इसमें मेन वर्ड्स क्या है जी, ब्रांड नेम्स। अभी बिल्कुल उसी तरह से अभी थोड़ी देर बाद एक स्केड्यूल की तरफ हमने चले जाना, जिसमें IE16 में होता था, तो उसमें फिर कितने कॉलम्स होते थे, जितनी क्लासेस होती थी, तो थोड़ा सा यहाँ वर्ड्स जरा ध्यान में रखना। एक ब्रांड नेम क्लास है, मैस्टहेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, कॉपीराइट्स हो, फॉर्मूला, रेसिपीज, जो आप किसी मेडिसिन का या किसी और फिनिश फूड्स को बनाने के लिए फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है वो डेवलप हो गया हो। और लास्ट लाइन क्या है, अभी शायद डेवलप हो रहा हो। इसमें मेन वर्ड्स क्या है, ब्रांड नेम्स, सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, फॉर्मूलाज एंड इनटेंजिबल एसेट अगर बन रहा है। आ जाओ वापस। नहीं, अगर उनमें भी डिफरेंट टाइप्स तो हो सकते हैं, लेकिन ये मेन मतलब कम से कम ये हेडिंग्स याद रखें। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स मुझे बता दी करेंगे क्लासेस कितनी हैं। तो अगर कोई एक ब्रांड, वापस हम पेज नंबर 380 पे, अगर कोई एक ब्रांड रिवैल्यू हुआ है तो सारे ब्रांड्स को एक लाइसेंस। नेक्स्ट लाइन, the mechanism used in applying the revaluation model to intangible assets are just the same as those used to apply the revaluation model to property, plant and equipment, with one exception underlined, with one exception being that the fair value must be determined with reference to an active market. IE16 ध्यान में लाएं। IE16 में फेयर वैल्यू को कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से। तो फेयर वैल्यू सिंपली हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू, सिंपल मार्केट वैल्यू, ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स ने अगर वैल्यू होना है तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि फिर फेयर वैल्यू किसी एक्टिव मार्केट के मुताबिक होनी चाहिए। इट मींस अगर किसी इनटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट नहीं है तो उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं रखा जा सकता। तो इसमें सिर्फ याद रखने वाली ये चीज है कि ये 38 के एंगल से कभी अगर रिवैल्यूएशन हो रही हो तो हम जरा डिसीजन जो लेंगे कि फेयर वैल्यू की बेस पे वर्किंग करनी है नहीं, तो हम यहाँ ढूंढा करेंगे क्वेश्चन में कि क्या ये फेयर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव मार्केट है या नहीं है। अगर होगी तो रिवैल्यूएशन करेंगे, और अगर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव मार्केट तो कौन सा मॉडल नहीं अप्लाई हो सकता, फिर कॉस्ट मॉडल भी हम रहेंगे। फिर अब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, हम क्या अज्यूम करेंगे अगर नहीं पता, वो इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा। विद वन ओनली एक्सेप्शन मींस बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन फेयर वैल्यू कहां से मिलनी चाहिए। अब एक्टिव मार्केट क्या चीज थी, प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस, विलिंग बायर एंड सेलर्स आर अवेलेबल एंड प्राइसेस आर अवेलेबल टू पब्लिक। अगर इस तरह की किसी मार्केट से अगर फेयर वैल्यू मिलेगी तो रिवैल्यूएशन होगी, ठीक है सर। अब अगले फोर्थ लाइन में आ रहा, देयर इज ऑफन नो एक्टिव मार्केट। अब ये प्रैक्टिकली उसने एक बात की कि शायद ही कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हों जिनकी एक्टिव मार्केट मिल जाए, लेकिन बहरहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कह दे कि दिस फेयर वैल्यू इज विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव मार्केट तो फिर रिवैल्यूएशन हो सकती है। देयर इज ऑफन no active market for the intangible asset due to their uniqueness and therefore all the revaluation model is allowed. It is often not possible to apply in practice. लेकिन एग्जाम में अगर आपको कहां से फेयर वैल्यू मिल जाए तो आप अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये वर्ड बस ध्यान में रखना रिवैल्यूएशन करते हुए इंटेंजिबल एसेट्स। बाकी सारी बातें वैसे सोच लेते हैं, अगर फेयर वैल्यू ज्यादा होगी तो एंट्री क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसी में जाएगा। अगर टैक्स इन्वॉल्व हो जाए तो एसेट बड़ा है, कैरिंग अमाउंट बढ़ने से क्या होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। डबल एंट्रीज सोच के बोलने की कोशिश करें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी और एक्सपेंस की जगह रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसी में चला जाए, जो I16 में हमने पढ़ा है एज इट इज। अगर फर्स्ट टाइम लॉस आए तो रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, एसेट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर।
अगर सरप्लस पड़ा लॉस आ जाए तो फिर वही होगा। अगर सरप्लस आ गया तो एनुअल ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगर लॉस के बाद सरप्लस आ जाए तो वही होगा। सिर्फ फेयर वैल्यू कहां से मिलनी चाहिए, एंड एवरी अदर थिंग रिमेन्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ विद इन अ क्लास ऑफ एसेट्स मय्यड एट फेयर वैल्यू। सर क्या ढूंढ रहे हैं, बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं। If within a class of assets measured at fair value, for example कि brands को आपने fair value पर रखा है, there is an intangible asset that doesn't has a reliable measurable fair value, लेकिन किसी एक ब्रांड की reliable fair value नहीं मिल रही एक्टिव मार्केट से। क्या मतलब होगा यहाँ तक, एक से ज्यादा सपोज ब्रांड्स हैं। अब हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा कि अगर एक ब्रांड को रिवैल्यू कर रहे हैं तो सबको करेंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी एक ब्रांड की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो क्या बाकी ब्रांड्स को भी छोड़ दें? अगला सेंटेंस पढ़ो, देन द एसेट विल कंटिन्यू टू बी कैरिड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस मींस नॉट रिवैल्यूड। क्या मतलब हुआ? देखिए असूलन तो अगर एक एसेट को आपने किसी क्लास की वैल्यू किया तो बाकियों को भी करें, लेकिन अगर कुछ की फेयर वैल्यू है और कुछ की नहीं है उस क्लास में तो उनको कर लें जिनकी फेयर वैल्यू रिलायबल अवेलेबल है, और किसको फिर मजबूरन छोड़ दें, उसको फिर कॉस्ट मॉडल पे रख लें, ठीक है। A fair value model is used but at a later stage the fair value is no longer reliably determinable. Next page है? नहीं एक मिनट सर ना, नेक्स्ट पेज चला गया, पहले नेक्स्ट पेज पे आना, ब्रैकेट पढ़ना। There is no longer an active market. मसलन फॉर एग्जांपल पहले किसी इनटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट अवेलेबल थी और आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया, सब्सिक्वेंटली 2-3 साल बाद अब इन इंटेंजिबल एसेट्स की एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं रही। क्या एसेट्स खत्म हो गए या मार्केट नहीं रही? कौन सी मार्केट नहीं रही? अब रिवैल्यूएशन अगर आपने करनी है तो एक्टिव मार्केट होनी चाहिए। अब ये ध्यान में रखकर दोबारा पढ़ें सेंटेंस, द रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज्ड बट एट अ लेटर स्टेज, कुछ ऐसे बाद, the fair value is no longer reliably determined. The asset should continue to be carried at the amount determined at the date of last revaluation less any subsequent accumulated amortization and impairment loss. पता नहीं क्या कहता है, नहीं कॉस्ट मॉडल नहीं है शायद। मसलन फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2020 पे लास्ट रिवैल्यूएशन की थी और उस पे उस वक्त हम फेयर वैल्यू पे आ गए थे और उसके बाद फिर हमने इसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। अब अगले सालों में मार्केट एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर फेयर वैल्यूज नहीं मिल रही, तो बस जो 1 जुलाई 2020 पे वैल्यू आ गई थी उसी को बस आगे चलाते जाए जब तक इसकी यूजफुल लाइफ। क्या भूल जाए? सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन भूल जाए। क्यों भूल जाए? क्योंकि अब फेयर वैल्यू रिलायबली डिटरमिन नहीं हो सकती। ठीक हो गया? नहीं वो तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। अगर रिकवरेबल अमाउंट देगा तो फिर वो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर हो जाएगा, वो तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस के एंगल से बात हो जाएगी। नहीं अगर उस रिकवरेबल अमाउंट में भी आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, नहीं उसके लिए इंडिकेट इस ऐसी कोई चीज नहीं, यहाँ सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए वर्ड है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सर जिस चीज की एक्टिव मार्केट खत्म हो जाए तो वो तो फिर चीज यानी कि हमारे भी फिर रास्ते से यूज नहीं, एक है नॉर्मल मार्केट, आम हालात में मार्केट में जाकर बेच सकते हैं, लेकिन एक्टिव मार्केट एक 3 कंडीशंस दी हुई थी, रिवैल्यूएशन उसके मुताबिक होनी, मींस आपको बाजार से प्राइस तो पता है लेकिन एक्टिव मार्केट से प्राइस नहीं पता, तो रिवैल्यूएशन आपने एक्टिव मार्केट की बेस पे करनी। बाकी ठीक है अगर प्राइस पता है वो ठीक है, लेकिन उसकी बेस पे आपने रिवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IAS 38 अप्लाई नहीं करना। वही जो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने शेयर्स ले जाएं किसी लिबर्टी में, मेरे शेयर्स और एक है अपने शेयर्स ले जाएं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है सर, वहां जरा ज्यादा बायर मिल जाएंगे, मोर रिलायबल फिगर्स होंगी स्टॉक एक्सचेंज में, आम बाजार में फिरेंगे तो शायद और वैल्यूएशन होगी। Accounting for evaluation, the revaluation of an intangible asset is accounted for in the same way as that of tangible assets. Definition of active market होगी थी सर,
पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन, हाँ इधर बोरियत खत्म करेगा। पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन क्या होता है? Amortization of the intangible asset should begin from the date on which it becomes available for use. That is not from when the entity actually starts to use asset. कब से amortization start होती है? क्या यूज हो रहा हो? आइडियली हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो काबिल इस्तेमाल है और आप इस्तेमाल नहीं कर रही, आपकी चॉइस है। amortization begins when the asset is available for use. amortization कब तक चार्ज होती जाएगी, कब खत्म हो जाएगी? when the asset is derecognized. next line, डिस्पोजल हो जाए, या एसेट यूजलेस हो जाए, या एसेट फुली अमोर्टाइज्ड हो जाए, ये भी होती है स्टेट। Yes, sir. अगर एक एसेट की लाइफ खत्म हो गई है और आपने उसे जितना अमोर्टाइज करना था कर ली है, और इवन देन फॉर एग्जांपल वो इस्तेमाल हो जा रहा है, तो अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जितना उसने होना तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सर एक और थोड़ा सा हमारा इंग्लिश का फाइनल इम्तिहान आ रहा है, उससे पहले क्या अल्लाह करे सवाल शुरू हो जाए। amortization period should be shorter of, कंसंट्रेशन जरा, कुछ लीज में इस तरह की बातें नहीं है। नहीं अभी कैसे पता चल गया आपको, मैं याद कराता हूँ। amortization period should be, amortization period क्लियर है, कितना अरसा लें, कितने साल लें, अगर शॉर्टर होना चाहिए, यूजफुल। नंबर 8, assets expected economic useful life and its legal life. लाइसेंसेस अगर हो तो उसकी कोई लीगल लाइफ भी हो सकती है। फार्मूला आपने बनाया, किसी से खरीदा है, तो इस तरह की लीगल लाइफ। लीज एक सेकंड यहाँ जेन में लगा रहा। Yes, sir. लीज टर्म एक होती है, और एक यूजफुल लाइफ। वहां भी शॉर्टर तब होता था अगर ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो, वरना यूजफुल लाइफ। तो उस तरह से जरा ज़हन में कुछ वर्ड्स रखना। किसको किससे कंपेयर करके शॉर्टर कहा जा रहा है? यूजफुल लाइफ एंड लीगल लाइफ। नीचे भी एग्जांपल आएगी, फिर इंशाल्लाह और डिस्कस करते हैं। तो इसका शॉर्टर लेने, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ बीच में शामिल करने, इकट्ठा फाइनल करते हैं। Where the asset has a limited legal life, limited legal life, bracket पढ़ें, that is where related economic benefits are controlled by way of legal rights granted for a limited period. फाइनाइट आप क्लियर रखिएगा, लिमिटेड पीरियड। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से और उसमें लिखा हुआ ये 5 साल का लाइसेंस है, तो वो 5 साल क्या है? लिमिटेड लीगल लाइफ। और ब्रैकेट पढ़ें जरा, क्या वो लीगल लाइफ बन गई, लीगल राइट्स? क्या उस 5 साल के लिमिट की वजह से अब बस 5 साल फायदा उठा सकेंगे? तो उसी को लीगल लाइफ कहा जाता है। तो ब्रैकेट के बगैर पढ़ना सेंटेंस। Where the asset has a limited legal life, the expected economic useful life will be limited to the period of legal rights if it is shorter। से आगे नहीं जाना। कहां तक रुका मैं? मेरा ख्याल है यहां तक जितना हमने पढ़ा इस पैराग्राफ में, ये वही है जो ऊपर लिखा हुआ। Where an asset has a limited legal life, तो फिर यूजफुल लाइफ कितनी समझ लें? लीगल लाइफ अगर वो कम, लेकिन अगर वो ज्यादा तो फिर वो यूजफुल लाइफ। ऊपर वापस है, किस किस का शॉर्टर लेना है? यूजफुल लाइफ एंड लीगल लाइफ, मेन वर्ड्स हैं यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। नीचे वो कहता है कि लीगल लाइफ लिमिटेड है, तो उसी को यूजफुल लाइफ समझ लें अगर वो शॉर्टर है। पहले यहां तक इकट्ठे हो जाएगा और यहां तक तो पहले ये दूर कर लो। कहना चाहता हूं अनलेस से पहले ये सेंटेंस वही है जो ऊपर लिखा है। लीगल लाइफ को ही यूजफुल लाइफ समझें अगर वो क्या, अगर लीगल लाइफ शॉर्टर है। लीगल लाइफ को ही यूजफुल लाइफ समझें अगर लीगल लाइफ शॉर्टर है, और अगर लीगल लाइफ शॉर्टर नहीं है तो फिर ये बात इस वक्त आप होंगे, वो डेफिनेटली आप नहीं समझेंगे। आप यूजफुल लाइफ को ही फाइनल समझें। ठीक है, किस किस का शॉर्टर लेना है? अब आए अनलेस की ट्रांसलेशन यहां तक करें। नहीं, अगर ये क्या ना हो तो
नीचे लीगल लाइफ को ही यूजुअल लाइफ समझें अगर वो शॉर्टर है, लेकिन उसे ना समझें यूजुअल लाइफ अगर नीचे वाले 3 पॉइंट्स अप्लाई हो जाए। इसे क्या ना समझें अगर नीचे वाले 3 पॉइंट्स अप्लाई हो तो ज्यादा परेशान भी ना हो जाएगा। अभी इंशाल्लाह एग्जांपल पे आ जाते हैं। नीचे वाले 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। लीगल राइट्स आर रिन्यूएबल, लाइसेंस रिन्यू करवाया जा सकता है, एंड देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट द राइट्स विल बी रिन्यूड। हमें ये भी लग रहा है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं इस हिस्टोरिकली या बाकी लोगों को ये लाइसेंस रिन्यू कर भी देते हैं। देयर इज एन एविडेंस क्या है, लीगल राइट्स विल बी रिन्यू। ठीक है, रिन्यू क्या है? 5 साल का लाइसेंस है, रिन्यू करवाया जा सकता है फॉर एग्जांपल अगले 3 साल के लिए, और देयर इज एन एविडेंस कि कर भी दिया जाता है, कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा? 5 साल बाद 3 साल के लिए और मिल जाएगा, रिन्यू हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल आर नॉट सिग्निफिकेंट, और रिन्यूअल की जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। होगी या नहीं होगी? अब एज इट इज पहले इन 3 लाइंस को ज़हन में रख के सही ट्रांसलेशन करके नीचे एग्जांपल में जाते हैं। अगर लीगल राइट्स रिन्यूएबल है, रिन्यू हो जाएंगे इंशाल्लाह, और कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर लीगल लाइफ चाहे शॉर्टर भी हो, हम यूजुअल लाइफ को ही बेस बना के अमोर्टाइज करेंगे। अब एक एग्जांपल की जरूरत पड़ी गई। एस लिमिटेड परचेज्ड अ 5 years fishing license for 1 lakh rupees. The company expects to renew the license at the end of 5 years period for a further 5 years. ठीक है, इनिशियली कितने सालों का, 5 साल और कितने और सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है? The government has indicated that they will re-grant the license to ACE Limited. Required. Discuss the number of years over which the license should be amortized, assuming that the cost associated with the renewal is, नीचे पॉइंट नंबर 2 छोड़ दें, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 पे 1 मिनट फोकस कर लें। क्या है 100? रिन्यूअल की नहीं, पहले जरा सारी बात फाइनल करें, जो पढ़ा उसके मुताबिक। व्हाट इज द लीगल लाइफ? कंसंट्रेट सर। व्हाट इज द लीगल लाइफ? व्हाट इज द यूजुअल लाइफ? कितने से इस्तेमाल हो सकता है? 10 years टोटल। कितने से फायदा दे सकता है? 10 years। कैसे 10 years? 5 plus 5 ऐसी। व्हाट इज लीगल लाइफ? वो कैसे? फिलहाल 5 साल का लाइसेंस है, अगले 5 साल के लिए तो रिन्यू कराना पड़ेगा। यूजुअल लाइफ पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, क्या हम 10 साल इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो व्हाट इज लीगल लाइफ? व्हाट इज यूजुअल लाइफ? इसमें से लेंगे शॉर्टर, पहला स्टेप शॉर्टर कर लें। कौन सा? अब आ जाए अनलेस पे। यहाँ तक 5 years है, अब आए अनलेस पे। अनलेस नंबर 1 पढ़ा। लीगल राइट्स रिन्यूएबल है, कोई एविडेंस है कि राइट्स रिन्यू हो जाएंगे, और क्या 100 सिग्निफिकेंट कॉस्ट है? अब डेफिनेटली ये देखें, अगर फर्ज करें पहली कॉस्ट भी 100 रुपए ही होती, पहले भी 100 रुपए का लाइसेंस लिया है, दोबारा फिर 100 रुपए ही देना है, तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं? हम अपनी अमाउंट्स को आपस में शायद कंपेयर कर लेंगे, और इसको कोई साइंस नहीं बनाना, ये कितने % होगा, ये कितने रुपए होगा, ये कोई साइंस नहीं है। आपने बिल्कुल नॉर्मल रह के डिसीजन लेना है। 1 लाख रुपया और 100 रुपया, पहले ये फैसला कर लें क्या ये वाकई सिग्निफिकेंट अमाउंट है? कौन सी, किसके एंगल से? तो आफ्टर ऑल दीज अगर ये तीनों पॉइंट्स अप्लाई हो गए हैं, व्हाट इज योर आंसर? क्या अमोर्टाइजेशन 5 साल में या 10 साल में? 10 साल। और यार वो तो कहता है शॉर्टर ही यार। क्या अनलेस ये पॉइंट अप्लाई तो नहीं हो गए सर? नीचे वाला सॉल्यूशन नंबर 1 पढ़ा। एक सर में एक नहीं 50 होंगे, एक में। As the costs associated with the renewal are
insignificant, the asset must be amortized over the 10 years को अंडरलाइन करें। हमने तो कहा यार शॉर्टर, अनलेस बोल दें कौन से 3 पॉइंट। अब इसकी पूरी तरह मेरी बात सुन लीजिएगा, ये मतलब 10 साल फाइनल में से यहाँ तक। अब होगा सर ये कि लाख रुपए का आपने लाइसेंस लिया, डबल एंट्री बोलो, लाइसेंस डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट। अब इस लाख रुपए को आप शुरू से ही 10 सालों में मोटाइज करते रहे। 5 साल बाद, एक सेकंड रुके जरा, 5 साल बाद अगर 100 रुपया देंगे वैसे तो वो एक ही मटेरियल सी अमाउंट है, उसे अगर एक्सपेंस आउट भी कर देंगे ठंडे दिल से सोचेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्निफिकेंट अमाउंट्स के ट्रीटमेंट सही होने चाहिए। अगर कोई इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है उसे प्रॉफिट लॉस में भी चार्ज कर देंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं। हम लाख कैपिटलाइज करेंगे, 10 सालों में मोटाइज करेंगे, और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट अमाउंट पे भी करेंगे तो उसे कैपिटलाइज करके ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? जी बात तब आपको फरमा रहा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर कोई ऐसा लाइसेंस हो जिसमें आपको श्योर हो कि ये हर एंड एक्सपायरी डेट पे रीन्यू हो सकता है, यानी कि ये तो है ना कि हम अगले 5 साल के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे लाइसेंसेस होते हैं जो कि हर एक्सपायरी डेट पे आप रीन्यू करवा सकते हैं, जिस तरह हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है सपोज। हाँ तो ठीक है, लेकिन क्या उस ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है? नहीं, बिजनेस के नहीं सर, खुदा का नाम नहीं है बिजनेस के, बहुत सर बिजनेस की बात नहीं है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट कितनी है, बाद वाले की कितनी होती है? तकरीबन मेरे ख्याल उतनी ही होती है। 5, 10, 50, 100, 200 रुपए कम कर देता है सर जी। पहली कॉस्ट भी तो मामूली नहीं यार। ये मुझे आप ये बताएं, मैंने 100 रुपए को इनसिग्निफिकेंट क्यों कहा? 1 लाख के कंपैरिजन में मुझे याद नहीं आ रहा सही तरह, लाइसेंस मैंने काफी अर्से पहले बनवाया। लाइसेंस की इनिशियल कॉस्ट कितनी है, कोई अंदाजा ना? और रिन्यूअल की मतलब 1000 के अगेंस्ट अगर 500 भी हो तो मेरा ख्याल इतनी इनसिग्निफिकेंट नहीं है। अब 500 नहीं सिर्फ देखना, किसके साथ देखना। इस केस में आप क्या करेंगे, अपने इनिशियल लाइसेंस का 1000 रुपए को कैपिटलाइज करेंगे और इसकी जो भी लाइफ होगी उस पर आप अमोर्टाइज करेंगे। अगला 500 जब इंकर करेंगे, अगर ये सिग्निफिकेंट है तो फिर इसे दोबारा कैपिटलाइज करेंगे और अगले 5 सालों में या जितना भी ऐसा है उस पर अमोर्टाइज करेंगे। यहाँ स्टोरी ये है कि अगर इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है तो इनिशियल अमाउंट को ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड कर दें, और अगर इन मटेरियल को खर्चा होना है तो उसे एक्सपेंस आउट भी करने तो इश्यू नहीं है। दूसरी बात, एक सेकंड अगर मैं बीच में रख लूं पहले, दूसरी फिर दोबारा देख लेते हैं। अगर सपोज 100 की जगह, ये सेकंड सिनेरियो देख लीजिए, बाकी सारी स्टोरी सेम है। अगर 100 की जगह 99,000 हो रहा है, अब किसके साथ ये 1 लाख के साथ 99, 1 लाख के साथ 99 देख रहे हैं ना। अब अगर फॉर एग्जांपल पहले 5-6 करोड़ दिया हो तो 99,000 भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल डिसीजन, पहले यहाँ तक फाइनल डिसीजन लगा। इस सेकंड सिनेरियो अलग-अलग का मतलब क्या होगा? अब क्या शॉर्टर वाली स्टोरी रह जाएगी? हम अनलेस में नहीं आ सके, एंड लिखा हुआ तीनों कंडीशंस मीट होनी है। तो अगर शॉर्टर वाली स्टोरी में नहीं आ सके या आ गए 99,000 में आ गए या नहीं? नहीं, शॉर्टर में ही आ गए या शॉर्टर में आ गए सर? क्या सिग्निफिकेंट होने की वजह से? क्या लाइसेंस रिन्यूएबल है? क्या रिन्यू हो जाएगा? लेकिन कॉस्ट अगर सिग्निफिकेंट है तो आप शॉर्टर पे रहेंगे, विच मींस पहले लाख रुपए को कैपिटलाइज करके 5 सालों में, और 5 साल बाद जब 99,000 देके रिन्यू करवाएंगे फिर दोबारा कैपिटलाइज करके इसे अगले टाइम पीरियड में आप अमोर्टाइज करेंगे। अब एक सेकंड इसका आंसर जरा देखना फाइनल, फिर उसके बाद अगर कोई बात रहेगी तो कर लेते हैं। ये इसके आंसर में भी मैं जरा ढूंढ देगा, अमोर्टाइज ओवर 5 इयर्स, बाकी पूरा पढ़ने जरा। तो बात वो सिर्फ शायद यही है कि क्या रिन्यूएबल है, रिन्यू हो जाता है वो भी ठीक है, लेकिन कॉस्ट सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। तो अगर सिग्निफिकेंट कॉस्ट है तो फिर अलग-अलग एसेट बना के अमोर्टाइज करते हैं, और अगर बाद में इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है तो एक ही दफा कैपिटलाइज करें। इसमें तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ नेक्स्ट पीरियड के लिए रिन्यू होगा। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल उसके बाद फिर हो जाएगा और उसकी कॉस्ट भी इनसिग्निफिकेंट होगी
तो कोई ऐसा तो एक दफा ही scenario लगे। हो कि ये कंपलसरी उन्हें पता है कि हर बार रिन्यू हो जाए, तो फिर हम कितने सालों सर जी लिखा हुआ यार, गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट दे विल री-ग्रांट द लाइसेंस। अब लिखा है सेकंड लाइन लिखा है कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिन्यू द लाइसेंस। अब कंपनी की अपनी भी तो जरूरत हो सकती है कि हमने कितने अरसे तक इसे रिन्यू करवाना है। फॉर एग्जांपल हमारा प्लान ही नहीं है 10 साल बाद, और अगर है सपोज कि हम 5 साल फिर करवाएंगे और लग रहा है हो जाएगा और इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है, तो पहली एक दफा। और अगर इनडेफिनेट लाइफ ही लग रही है, इनडेफिनेट लाइफ याद है सर, तो फिर अमोर्टाइज नहीं करेंगे। काइंडली कंक्लूड कर देंगे कुछ इंग्लिश वर्ड से जरा। अमोर्टाइजेशन पीरियड शुड बी शॉर्टर ऑफ क्या क्या यार, अनलेस एक सेकंड, पेज नंबर 386 निकालना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा साथ चल रहा है। पेज नंबर 386 पे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 से ऊपर जाके जो इस वक्त जरूरत पड़ी जरा बस वो देखना। पॉइंट नंबर 2 जो ऊपर वाला सवाल में, पेज नंबर 386 ऊपर जो पॉइंट नंबर 2 है, द राइट टू मैन्युफैक्चर। The right to manufacture a well-established product under a patent for a period of 5 years was purchased on 1st March 2015 for rupees 17 million. इसका नीचे रिक्वायरमेंट में ईयर एंड देखना 31 दिसंबर 15 है। The patent has an expected remaining useful life of 10 years. RI has the option to renew the license for the further 5 years, for the further period of 5 years, for a sum of rupees 12 million. अब जो लिखा आपके सामने आराम से टेक योर टाइम, पेज नंबर 381 साथ रख लें। और यकीनन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी इंफॉर्मेशन यहाँ सही तरह है नहीं। व्हाट इज द लीगल लाइफ? कितने अरसे के लिए खरीदा है? 5 years. रिमेनिंग लाइफ, यूजफुल लाइफ 10 years। ऐसे ही क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसे फर्दर 5 years के लिए खरीद सकते हैं? ये कितने के साल टोटल हो जाएंगे? 10 कैसे 15 हो जाने? पहले 5 साल के लिए खरीदा है, लाइफ इसकी टोटल 10 है, और 5 साल बाद हम फर्दर रिन्यू करवा सकते हैं। 17 मिलियन की एंट्री बोलना। एसेट डेबिट, कैश पेबल क्रेडिट। इनिशियली जब आपने ये पेटेंट खरीदा, ठीक है, अब डिसाइड आपने ये करना है कि 17 मिलियन को शुरू से ही 10 सालों में अमोर्टाइज करें या 5 years में अमोर्टाइज करें। क्या लाइसेंस रिन्यूएबल नहीं है? क्या रिन्यू हो जाएगा? इसकी इंफॉर्मेशन नहीं, वी डेफिनेटली हैव टू अज्यूम समथिंग। ये तो लिखा है कि ऑप्शन टू रिन्यू है, लेकिन क्या ये रिन्यू कर दिया जाएगा? इसकी कोई प्रोबेबिलिटी, इसको कोई चांसेस, इसके बारे में कोई खास स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन शायद एक चीज ऐसी है कि अगर सेकंड पॉइंट होता भी तो थर्ड पॉइंट शायद नहीं अप्लाई हो रहा। क्या ये कॉस्ट सिग्निफिकेंट है? 12 मिलियन को आपने एज इट इज नहीं देखना, 12 मिलियन को 17 के साथ देखना है। मेरा ख्याल है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है एज कंपेयर्ड विद 17 मिलियन। आप जब कंक्लूड करेंगे अपनी बात तो आप प्लीज ये वर्ड सारे यूज करेंगे। बाकी अगर फॉर एग्जांपल आप इसे किसी अमाउंट को सिग्निफिकेंट समझ लें, हालांकि एग्जामिनर के एंगल से फॉर एग्जांपल वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि आप परसेंटेज तो यहाँ है नहीं कोई, सिर्फ सिग्निफिकेंट वर्ड है स्टैंडर्ड में। तो आप जब पूरा इंशाल्लाह अपना आंसर लिखेंगे तो उसमें अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया सिग्निफिकेंट में तो वो कोई इशू नहीं बनेगा। लेकिन डिसीजन लेना कैसे है? परचेज कॉस्ट के साथ और रिन्यूअल कॉस्ट को कंपेयर करके, मीन्स उसे आइसोलेशन में 12 मिलियन नहीं, किसके साथ कंपेयर करके 17 के साथ अगर 12 मिलियन देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि क्यों सिग्निफिकेंट है। 12 मिलियन देख रहे हैं आप, 17 मिलियन और 12 मिलियन को कंपेयर किया जाए तो क्या मसला होने की वजह से आप यूजफुल लाइफ फाइनली कितनी बस रखेंगे?
कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल अब सिग्निफिकेंट होने की वजह से आप कितने अरसे में अमोर्टाइज कर रहे होंगे। आई होप कि आवाज रीजनेबली समझ आ गई। आ जाओ वापस 382। जनरली अगर 50% ज्यादा तो नहीं इस तरह का कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ, और मेरा ख्याल ना ही मैं इसलिए कहूँ क्योंकि स्टैंडर्ड में नहीं है। आप आंसर बनाते हुए लिखेंगे आई एम अज्यूमिंग दैट दिस अमाउंट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर अपना ओपिनियन। नहीं सर ये बात इससे हो ही नहीं रही है। क्या आपने रिन्यू करवा लिया है या प्लान है? ये जैसी एसेट लिया है आप उस वक्त ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसे कितने अरसे में अमोर्टाइज करना है। उस वक्त आप देख रहे हैं कि ये रिन्यूएबल है, हो जाएगा, कितने पे हो जाएगा। उस वक्त आप अकॉर्डिंगली अपने प्लान के मुताबिक लाइफ डिटरमिन कर लेंगे। बाद में जो होता रहेगा वो होता रहेगा। एस्टिमेट्स बदल सकते हैं, तो उसका वही होगा जो प्रोस्पेक्टिवली हम करते हैं। जी जी सर जी, ये फैसला लाइफ का किस वक्त करना है? क्या जब टाइम गुजर जाएगा या शुरू में? उस वक्त आपको क्या पता? उस वक्त तो सिर्फ आपको ये पता होगा कि लाइसेंस रिन्यूएबल है, हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, तो उस वक्त आप शुरू कर देंगे। अगर बाद में सब्सिक्वेंटली महसूस हुआ कि वो अंदाजा गलत था तो चेंज इन एस्टिमेट हो जाएगा। फिर उस लम्हे आप डिसाइड करेंगे कि आप फ्यूचर में कितनी लाइफ और क्या फिर दोबारा रिन्यूएबल है, रिन्यू हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, तो वो सब्सिक्वेंटली फिर डिसीजन लेंगे। इनिशियली आपने जिस वक्त एसेट खरीदा है उसी वक्त डिसाइड करना होता है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन। So it should be the shorter of the legal life and useful life, unless the asset is right is renewable, it will be renewed and cost is available. अगर cost is not significant, then आप shorter की तरफ नहीं जाएंगे, otherwise आप shorter of the useful life and legal life consider करेंगे। ठीक है, तो ये किस वक्त डिसीजन होता है, ये रेजिडुअल वैल्यू हो, मेथड हो, लाइफ हो, ये किस वक्त एस्टिमेट की जाती है? ठीक है सर एक क्वेश्चन है कि अगर एक हमने इनिशियल लाइसेंस लिया और उसकी इनिशियल लाइफ अभी खत्म ही नहीं हुई और हमने ड्यूरिंग द उसकी पहली लाइफ यानी कि 2.5 साल गुजरे, 5 साल का लाइसेंस था, 2.5 साल बाद उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं उसकी लाइफ? सर ये अगर करवा सकते होंगे तो करवा लीजिएगा सर, ये तो एग्रीमेंट में लिखा होगा। नहीं जनरली तो एक्सपायर पिछला होना चाहिए। और सर जी जनरली छोड़ दें, लेकिन डिफरेंट भी तो हो सकता है, जनरल के अलावा एक्सेप्शंस भी तो होती हैं, तो ये तो हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। क्या एक लाइसेंस दरमियान में भी रिन्यू हो सकता है? ये तो सर जी लाइसेंस के डॉक्यूमेंट पढ़ के पता चलेगा। पेज नंबर 382 सर, मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन सर। जी बेटा रिमेनिंग लाइफ सिंपली डेफिनेटली जब हमने कोई एसेट खरीदा है तो उसके ऑनवर्ड ही लेंगे ना। हो सकता है हमारे से पहले कोई और एसेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए तो फिर वही रिमेनिंग लाइफ ही यूजफुल लाइफ हो जाएगी। मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन, द मेथड यूज्ड फॉर अमोर्टाइजेशन, ये तो मेरे ख्याल बात होगी। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं सर? यूनिट्स मेथड भी हो सकता है सर। एनुअल रिन्यू, एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द फॉलोइंग शुड बी रिव्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट विद फाइनाइट यूजफुल लाइफ। ये कौन से एसेट्स होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड हो या फाइनाइट? बात हर साल के एंड पे क्या क्या रिव्यू करना है। अमोर्टाइजेशन पीरियड से मतलब कितने अरसे में अमोर्टाइज कर रहे हैं, हर साल देखें क्या वो एस्टिमेट चेंज होने की जरूरत तो नहीं है। मेथड रिव्यू करें, क्या स्ट्रेट लाइन से किसी और मेथड में जाने की जरूरत तो नहीं है, या वाइस वर्सा। रेजिडुअल वैल्यू रिव्यू करें, हो सकता है रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ जाए। इफ देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेट द चेंज शैल बी ट्रीटेड एज पर IS 8। किस में चेंज आ जाए तो IS 8 1 में एस्टिमेट चेंज आ जाएगा। वही चीजें सर जो IS 8 में पड़ी हुई पहले, प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली। intangible asset with indefinite useful life, an intangible asset with an indefinite useful life is not amortized, but entity is required to test such asset for impairment by comparing recoverable amount with its carrying amount annually। आता है याद? ब्रैकेट में लिखें even if no indication यार।
कौन से 3 एसेट्स पढ़े थे कल जिनकी इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ होती है? वैसे सोच के बताएं, सोच के। परचेज गुडविल, इंटेंजिबल एसेट विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, और इंटेंजिबल एसेट्स इन प्रोसेस है। इन्हें मोटाइज नहीं करते, इन्हें क्या करते हैं, हर साल इनकी इम्पेयरमेंट की लॉस की वर्किंग करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द रिकवरेबल अमाउंट इवन दो के इंडिकेशन ना भी हो। सिमिलरली वो दोबारा लिखा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, an intangible asset that is still not available for use is not amortized or not amortized but is tested every year for impairment even if there is no indication of impairment. Review of useful life. The useful life of intangible asset that is not being amortized shall be reviewed. ये मेरे साथ ही पढ़ने, घर में नहीं पढ़ना आप लोगों ने. To determine whether events or circumstances continue to support an indefinite useful life. क्या ये हो सकता है कि शुरू में कुछ आपने कोई लाइसेंस बनाया और आपको इसका लाइफ का अंदाजा नहीं हो पा रहा था और 2-3 साल गुजर जाने के बाद अब आप किसी रीजनेबल अंदाजे तक पहुंच गए हैं? नहीं, मतलब ये हो सकता है कि लाइफ का पहले एस्टिमेट हमारा हो कि इनडेफिनेट लाइफ है, डिटर्मिनेबल नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद अगर लाइफ का एस्टिमेट डिटर्मिनेबल हो गया है तो क्या करेंगे? पहले अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे होंगे आप, क्यों नहीं कर रहे होंगे? इनडेफिनेट है, लेकिन जैसे ही पता चल जाएगी लाइफ तो फिर आप प्रोस्पेक्टिवली से कर लेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली ढूंढने कहीं गड़बड़, ये भी एज पर IAS 8 एस्टिमेट चेंज की तरह करेंगे। जी नहीं सर जी, जान लें उसका सर, फॉर एग्जांपल 100 मिलियन कॉस्ट है, अब अमोर्टाइज नहीं कर रहे, वही कैरिंग अमाउंट है। नहीं सर जी, अब जहां से लाइफ पता चलेगी आगे चलेंगे ना। और सर जी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लेंगे जब एस्टिमेट बदल जाता है। नेक्स्ट पेज पे है सर डिस्क्लोजर सर, IAS 16 की तरह कुछ डिस्क्लोजर है सर। किसके? IAS 88 में प्रेजेंट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इन नॉन करंट एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो ठीक है सर। अब बिल्कुल उसी तरह के डिस्क्लोजर्स जो IAS 16 में थे वो सारे ही डिस्क्लोजर्स IAS 88 में भी एज इट इज हैं। स्केड्यूल इन नोट्स जस्ट लाइक टेंजिबल एसेट्स। कितने कॉलम होंगे इसमें? जितने इंटेंजिबल एसेट्स की क्लासेस होंगी, कोई 3-4 क्लासेस ही गिनवा दें। If an intangible asset is revalued, हो सकता है, then same disclosures as in IAS 16 को 1-2 गिनवा दें। Name of revaluer, date of revaluation, carrying amount at cost model, movement in revaluation surplus, sale proceeds, वो तो डिस्पोजल के हैं, डिस्पोजल के भी हैं, और फिर वो डेप्रिसिएशन मेथड्स, यूजफुल लाइफ, वो भी अपनी जगह, लेकिन रिवैल्यूएशन रिलेटेड क्लासेस पढ़ी चले आज जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। एग्जांपल्स पे आ जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल एक पढ़ेंगे, ज़ेब्रा लिमिटेड। स्पीड अप हो जी सर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 17, following transactions were made by ज़ेब्रा लिमिटेड। एक सिनेरियो सा बना हुआ, फुल कंसंट्रेट जरा, और असल में यहां तक पहुंचना था हमने, अब चीजें मिक्स हो गई हैं। On 1st April 2017, ZL acquired a license for operating a TV channel for rupees 86.3 million, out of which 50 million was paid immediately. The remaining amount is payable on 1st April 19. बस अपना अपना सोचते जाएं, बाकी फिर अभी कंक्लूड करते हैं आगे चलते। A mega social and print media campaign was launched to promote the channel at a cost of rupees 10 million. ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट ये सर, एडवर्टाइजमेंट कैपिटलाइज कर लेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ द चैनल स्टार्टेड ऑन, लाइसेंस कब लिया? 1st April। ट्रांसमिशन एक्चुअली स्टार्ट कब हुई? 1st August 17। लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 years but is renewable every 5 years at a cost of rupees 35 million.
Since the renewal cost is significant, management intends to renew the license only once and sell it at the end of the 8 years. पढ़ लिए सर? पढ़ लिए सर? In the absence of any active market, the management has estimated the residual value of the license would be 15 million and 20 million at the end of 5 and 8 years respectively. Applicable discount rate is 10% per annum. नीचे इसका आंसर शुरू हो गया और आंसर अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी नहीं देखते, रजिस्टर खोलने में रखते। ये 4-5 एंट्रीज जरा करवाएं स्टेटस से। पहले जरा 2-4-5 एंट्रीज कर लें, बाद में फिर पढ़ लीजिए मुझे। हर चीज सभी छोटी छोटी सही कवर हुई हो ना तो फिर बात बनती है। जी सर, फिर डेट बोले पहले। 1 अप्रैल 17। क्या खरीदा? डबल एंट्री हो जाए सर। लाइसेंस डेबिट, लाइसेंस डेबिट, कैश कितना क्रेडिट? 50 मिलियन। पेबल कितना क्रेडिट? पेबल कितना क्रेडिट? बैलेंस अमाउंट कितने का ये? सर जी 86.3 का ना, तो 86.3 से डेबिट, 86.3 से डेबिट, कैश क्रेडिट और बैलेंसिंग फिगर पेबल होगी। क्या कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा? क्या ये अमाउंट डेफर हुई हुई है? डेफर कंसिडरेशन है, कितने अरसे में डेफर हुई हुई है? डिस्काउंट रेट अवेलेबल है। आज क्या एंट्री होनी चाहिए? एंट्री तो लिख दी है मैंने, कैसे होनी चाहिए? हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू पे होनी चाहिए। और एक सेकंड बोर्ड पे देखें, गलत तरफ ना जाइएगा। ये जो 50 है, क्या ये एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू है? बाकी कितने पैसे रह जाएंगे? कब देने हैं? फॉर्मूला बताएं कौन सा लेंगे? 1 प्लस आई बताएं कितना है? 0.1 माइनस सोच के बताएं, -2 30। तो ये बड़ा बातें कंसोलिडेशन से मैंने इसीलिए स्टार्ट की थी ताकि जब कभी दोबारा आए तब भी फाइनल हो जाए और दोबारा फिर कभी कंसोलिडेशन में जाए तो फिर उधर याद आ जाए। बल्कि अब ये तो खैर डिसमेंटलिंग में काफी बात हो गई है। 21 दिन की लायबिलिटी है, आज की लायबिलिटी। अब इस लायबिलिटी की अनवाइंडिंग भी करेंगे तो वो भी याद करवाएगा, लेकिन डेफिनेटली वो ईयर एंड पे। ईयर एंड हमारा इस वक्त लग रहा है 31 दिसंबर समझ। ये नेक्स्ट डेट बोलो, नहीं 31 दिसंबर फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट डेट ना नेक्स्ट डेट एक एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट की कोई डेट नहीं है, एंट्री तो कर सकते हैं। क्या एंट्री करें? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश और पेबल क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? क्या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंकर होते भी एक्सपेंस है? जैसे ही इंकर होगी एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट कैपिटलाइज करेंगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है या एसेट है? अकाउंटिंग में हमेशा एक्सपेंस है। असूलन बात आपकी ठीक है, लेकिन इसका कंट्रोल का इशू आएगा। क्या इससे बेनिफिट्स प्रोबेबल है? आप कंट्रोल कर सकेंगे? मे बी नॉट। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल पूरे साल की एडवर्टाइजमेंट हो, पूरे साल की एडवर्टाइजमेंट के पैसे अपने एडवांस में दे दिए तो साल के शुरू में एंट्री कर रहे होंगे आप प्रीपेड। वो ठीक है, प्रीपेड सॉर्ट ऑफ है, लेकिन साल बाद खत्म। ठीक है, अगर 4-5 सालों के पैसे एडवांस में दे दिए जो चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट होनी है तो वो एक और चीज है। प्रीपेड एक्सपेंस और चीज है, लेकिन ये कहना कि एडवर्टाइजमेंट एसेट डेबिट जो खर्चा हो रहा है
जिस पीरियड का खर्चा उस पीरियड में एक्सपेंस आउट करेंगे, जिस पीरियड का है। हाँ, अगर आपने कई पीरियड्स की एडवर्टाइजमेंट के पैसे एडवांस में दे दिए तो वो प्रीपेड एक्सपेंस सिस्टम होता है, वो इशू आता है। ठीक है जी, प्लीज क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं सर? ये आगे चलते रहे सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर। 31 दिसंबर 17, रोकने की वजह बताएं। अमोर्टाइजेशन का बिल्कुल सही काम करवाना। अमाउंट बताएं, अमाउंट 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 8, बहुत कुछ है, ढूंढने डाटा जरा। माइनस रेजिडुअल वैल्यू बताएं। और सर है सर, और सर है सर, क्या रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट जीरो लेनी है? अनलेस थर्ड पार्टी कमिटमेंट हो या एक्टिव मार्केट के मुताबिक रेजिडुअल वैल्यू मिल जाए, थर्ड पार्टी कमिटमेंट होना है। एक्टिव मार्केट की एब्सेंस में ये अमाउंट्स है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं एक्टिव मार्केट के एंगल से हैं, तो फिर बताएं आप हम कौन सी अमाउंट लेते हैं? लाइफ का फैसला करें जरा, लाइफ का भी फैसला करें। 5 लें 8 लें सर? तो सभी रिन्यूअल होनी है, एक दफा करवानी है, एक दफा करवानी है, एक दफा करवानी है। लेकिन क्या चीज सिग्निफिकेंट उसने खुद ही बता दी। तो लाइफ फाइनल बोले नहीं, 5 8 लाइफ 5, वो तीनों पॉइंट्स अप्लाई नहीं हुए। कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल इज सिग्निफिकेंट, देयरफॉर 5। एक सेकंड 5 अगर आप ले रहे हैं और एक्टिव मार्केट के एंगल से रेजिडुअल वैल्यू होती तो मेरा ख्याल है कि आप 15 भी लेते। लेकिन इस केस में क्या करेंगे आप? ये जीरो क्यों ले रहे हैं? रेजिडुअल वैल्यू शुड बी विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव मार्केट। 5 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल इज सिग्निफिकेंट, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय हिम्मत 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 हिम्मत। ये फाइनल करने सर, ये वैसे 9/12 कहां से आ गया? और सर जी चैनल स्टार्ट तो 1 अगस्त को हुआ है, लाइसेंस अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 अप्रैल, तो 9/12 डन। फाइनल आंसर 12 million, डबल एंट्री, amortization debit and accumulated amortization। लिखिए सर, लिखे ना सर, क्या परेशानी है सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए बेटा? एक क्लास एंट्री करवानी है, अपनी कर ले, अपनी कर ले। और ये भी सही करेगा, ऐसे जल्दबाजी में गलत ना कर दीजिएगा। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट जी डेफिनेटली जी बेटा 15 लेते हैं, 5 इयर्स के बाद वाली लेते हैं। अगर ये एक्टिव मार्केट के एंगल से रेजिडुअल वैल्यूज होती तो 5 इयर्स हमारी अब लाइफ है, तो 5 इयर्स के बाद फिर जो रेजिडुअल वैल्यू वो लेते हैं जी। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट कैसे? 30 into 10% into 9/12, 9/12 वाई 9 months है ना यार, 9 months का अर्सा गुजरा, अप्रैल टू दिसंबर 2.25। बाकी का एक नजर आंसर पढ़ ले जो नीचे लिखा हो।
ये बेटा बचपन में ये पैसे 1 साल के बाद देने वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं आता था। आम हालात में जो पेबल होते हैं वो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर पे हो जाते हैं करंट लायबिलिटी, लेकिन अगर कोई लायबिलिटी सेटल होनी है आफ्टर मोर देन 1 ईयर, अब 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर, तो देन फिर कॉन्सेप्ट यहाँ इसलिए बेटा आ गया क्योंकि पहले अपनी चीज पढ़ी भी नहीं हुई। पहले जब भी हम पेबल्स कहते हैं तो वो हमेशा करंट लायबिलिटीज में आते हैं। ये पढ़ ली सर, पढ़ा करें सर, क्या हो गया, 7 बातें शुरू हो गई। इन चीजों को करनी इन्हीं दिनों में बस खत्म करना है। ये मैक्सिमम मेरे ख्याल ये वाला वीक है, इसके बाद फिर दोबारा मेन टॉपिक्स भी आ जाने। काइंडली इनको साथ साथ इंपॉर्टेंस दें। किसी ने पढ़ने शुरू किया? 2-3 क्वेश्चंस किए थे, कहाँ तक पहुंचे? बस ठीक है, पूरे कर दें, पूरे कर दें, अपने आप को बोर ना होने दें। पेज नंबर 401 निकालो। रिसीवरशिप का मतलब होता है, जो आप रिसीवरशिप पूछ रहे थे, लिक्विडेटर अपॉइंट होना, लिक्विडेटर अपॉइंट होना जब कंपनी वाइंड अप होनी है। लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट को रिसीवरशिप भी शायद कहते हैं, जब कंपनी वाइंड अप होनी है। पेज नंबर 401, अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, फिर दिन रख लेते हैं उसके लिए, लेकिन मेरे ख्याल मैक्सिमम हो जाएंगे सॉल्व। हाँ, एक एक मसला कर रहे हैं। नेशनलाइज कहते हैं नहीं, कौमी धारा नहीं, गवर्नमेंट ने एसेट्स टेक ओवर कर ली। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ओन्ड कंपनी कंसिडर कर ली। गवर्नमेंट ने कहा ये कंपनी हमारी है। पाकिस्तान में भी हुआ था 70s में। तो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट ओन्ड कंपनी जो है वो सारी गवर्नमेंट की हो गई, तो वो बिजनेस गोइंग कंसर्न खत्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो जाएगा। हम गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट हमारी, एंड वाइस वर्सा। हाँ जी, कौमी तहवील में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और आपने प्लीज एंड में नहीं पूछना पेज नंबर। पेज नंबर वही है, काइंडली 401 इकट्ठा ढूंढे। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट होने, प्रिपेयर अ नोट ऑन intangible asset AIL's financial statement for the year ended 30th June 2016. Note on intangible asset वही schedules वाली बहस है, in accordance with the IFRS. Following information pertains to the International Associates Limited. Intangible assets as at 30th June 15 were as follows: brands, software license, useful life, 10/5 indefinite, cost, accumulated amortization, impairment इकट्ठी दी हुई शायद, detail of expenses incurred on a project to improve AIL's existing production process are as follows: up to 30th June 15, नीचे ईयर एंड जरा ध्यान रखिएगा अपने, पिछले साल की बात हो रही। अप टू 30th June 15 20 मिलियन तक खर्चा, फिर जुलाई से मार्च 45 मिलियन का खर्चा है। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड evenly during the above periods, underline करना। On 30th September 15 it was established that project is commercially viable। क्या मतलब? हाँ जी, कमर्शियली फायदेमंद हो गया है, कमर्शियली फवायद देगा, वायबल, कमर्शियली इस्तेमाल के काबिल हो गए। किस दिन सर? नहीं, कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं, कमर्शियली इस्तेमाल करने के काबिल होंगे, वायबल। अभी कंप्लीट करना था। द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 16 and it is anticipated that it will generate cost saving of
10 million per annum for a period of 10 years. जी सर, अपना ओपिनियन बस एक लाइन में बता दें क्या है ये। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस क्या है क्या वैसे? तो खर्चा हो रहा है किस चीज पे? प्रोडक्शन प्रोसेस पे हो रहा है, जो लिखा हुआ वही होता ना। प्रोजेक्ट पे खर्चा हुआ है, कब से शुरू हुआ खर्चा? पिछले साल से हुआ। इस साल कब तक होता रहा? कब से ऑपरेशनल हो गया ये प्रोसेस? 30 सितंबर नहीं, 1 अप्रैल ऑपरेशनल हो गया। 30 सितंबर हो गया हुआ। अवेलेबल फॉर यूज हो गया है या बेनिफिट्स प्रोबेबल हो गए? अवेलेबल फॉर यूज तो मेरे ख्याल 1 अप्रैल से ही है। असल में इस प्रोजेक्ट पे खर्चे कब तक होते रहे ये जरा ढूंढे। जुलाई 15 से लेके मार्च 16 तक, तो 1 अप्रैल से तो शायद इस्तेमाल होना भी शुरू हो गया जैसे ही शायद अवेलेबल फॉर यूज हुआ। सही है सर। नंबर 2 सर, चलो on 1st August 15 AIL entered into agreement to acquire ERP software, enterprise resource planning software। ये होता है ये SAP और एक्सेल जो मैं कल बोल रहा था। सुने हुए लफ्ज़ आपने? कहाँ सुने हुए? आईटी? अच्छा आईटी नहीं, मतलब अब आप कह रहे थे ना आईटी है नहीं आपके सिलेबस में। अच्छा आप लोग पढ़ी नहीं, मतलब ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर, ये सैप और एक्सेल, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है सर। इनमें से मेरा ख्याल है कि कोई आपके अब सिलेबस में भी आने लगा है। ये जो वो जिस तरह मैं बता रहा था, वो एक तो 100 आवर्स का जो जिस तरह वो एथिक्स मॉड्यूल आर्टिकल्स के दौरान आना इस तरह का मेरा ख्याल है। कोई नहीं सर, नौजवान तेज। On 1st August 15, IEL Nagare sir entered into agreement to acquire an ERP software which would replace its existing accounting software. The new software became operational on 1st April 16. AIL incurred foreign expenditure in respect of the ERP software. Purchase price, including क्या? Training of staff, consultancy charges for the implementation of ERP का मतलब बताएं, सिर्फ मीनिंग। सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करवाने के लिए किसी कंसल्टेंट को हायर किया तो उसके खर्चे। ERP software has an estimated useful life of 15 years. However, IEL expects to use it for a period of 10 years. The existing accounting software has become redundant, means useless हो गया, and is of no use to the company. इसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया? During the year ended 30th June 2016, IEL spent 10 million on the development of a new brand. खरीदा है या बनाया है? Internally generated है या purchased है? ये underline करें sentence, development of a new brand बनाया है। तो अगर इंटरनली जनरेटेड है तो कैपिटलाइज कर लेंगे, और 10 साल लाइफ भी दी हुई है। Number 5, license appearing in the IEL's books was issued by government for an indefinite period. However, on 1st January 16, the government introduced a legislation under which the existing license would have to be renewed after, क्या मतलब? हाँ जी, पहले इंडेफिनिट लाइफ थी, लेकिन 1 जनवरी 16 पे पता चल गया कि 10 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो क्या अब इसको 10 साल में मोटाइज कर देना चाहिए? IEL uses cost model and amortizes them on a straight line basis. क्या रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है? इंशाल्लाह कल रिवैल्यूएशन मॉडल भी आना है। ठीक है, घर के लिए आज आखिरी दिन दोबारा IAS 1037 को दे दें और एक टेस्ट रख लें यार। इस चीज का रख लें। नहीं, कंसोलिडेशन नहीं सर, कंसोलिडेशन की मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। आप ऐसे ही कंसोलिडेशन के सवाल देख देख के खुश होते रहते हैं। मैं उन चीजों की तरफ जाऊंगा जिन चीजों का आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। IFRIC 1 सर, IAS 12 भी हमें अच्छा लगता है, प्लीज भी दोबारा आ जाना है, वो इशू नहीं है। IFRIC 1 में जो रिवैल्यूएशन वाला
एरिया था, उसका एक कल शॉर्ट टेस्ट रखें। नहीं 8 सवाल नहीं, सिर्फ 2 हैं। इफ्रिक 1 में एक कॉस्ट मॉडल वाला तो आपने कल क्वेश्चन कर लिया था मेरे ख्याल, सिर्फ रिवैल्यूएशन मॉडल जो इफ्रिक 1 में है। मेन टाइम आप काइंडली कोई नहीं को एक आध सवाल वो करें वो जो थ्योरी वाला, और इफ्रिक 1 विद रिवैल्यूएशन थोड़ा रिवाइज करें, विद रिवैल्यूएशन के जो 2 सवाल किए। इफ्रिक 1 विद रिवैल्यूएशन। अल्लाह हाफिज, कल रख लें, कल टेस्ट बेटा, क्लास के बाद दीजिएगा इंशाल्लाह।